नमस्कार दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम आपको अभ्यास प्रश्न पत्र नौवा, जो नौवीं श्रृंखला थी उसका आज हम क्या करवाते हैं, हल प्रश्न पत्र करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की श्रृंखला में अभ्यास प्रश्न पत्र नौवा आपके सामने लेकर आया हूँ। अब आज हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व किया जाएगा और देखा जाएगा कि उत्तर की जो पुष्टि हो रही है वह सत्य है या असत्य है। ठीक, क्लियर है। अगर मान लीजिए कि आंसर की और इसमें कुछ अंतर मिलेगा तो आप लोग उसका मिलान कर लेना, मिलान करके उसको अपना सही मान लेना। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आया 114 नंबर पे आया है। 114 नंबर में क्या कहा गया है, यह देखिए। कहा गया निम्न में से कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे पहला वाला विकल्प क्या है आपके सामने, गीता पुस्तक पढ़ती है। फिर दूसरा दिया गया गोपाल दूध पीता है। फिर तीसरा दिया गया मोहन सो गया। फिर चौथा दिया गया वह कविता सुन रहा है। ठीक, इस तरह से आपके सामने कितने विकल्प आए हैं, 4 विकल्प आए हैं। 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, मतलब ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। जब सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया तो किसका प्रयोग किया गया होगा, अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया होगा। तो उसी वही क्रिया को आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे कि आप जब सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया में हमेशा ध्यान रखिए, जब सकर्मक क्रिया की हम बात करते हैं, सकर्मक क्रिया में हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रिया के साथ क्या लगा होता है, कर्म होता है। ठीक, क्रिया के साथ क्या होता है, जब क्रिया के साथ कर्म लगा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक कहेंगे। जब अकर्मक क्रिया की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अकर्मक क्रिया की, तो वहां हमेशा देखें क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा। ठीक, क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा। ठीक, क्रिया के साथ क्या होगा, क्रिया के साथ कौन जुड़ेगा भैया, कर्ता जुड़ जाएगा। ठीक, क्रिया के साथ क्या जुड़ जाएगा, कर्ता जुड़ जाएगा। जब क्रिया के साथ कर्ता जुड़ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक कहेंगे। जब क्रिया के साथ कर्म जुड़ा रहेगा तब उसे हम सकर्मक कहेंगे। और जब सकर्मक क्रिया की पहचान की जाती है तो आपसे कहा जाता है कि आप क्रिया से कौन और क्या, यही दो प्रश्न कह कर प्रश्न पूछेंगे। जब आपको उत्तर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जब उत्तर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अब। जैसे कि कहा गया गीता पुस्तक पढ़ती है, कौन पढ़ता है, गीता क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है। उत्तर आ गया तो यह कौन सी क्रिया हो गई, यह क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक, अब कौन पीता है, गोपाल क्या पीते हैं, दूध पीते हैं, यह भी सकर्मक क्रिया हो गई। अब देखिए कि गया है, कौन गया है, मोहन। क्या गया है, सो गया है, नहीं, उत्तर नहीं मिला। तो विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग विकल्प नंबर सी को आप टिक कर लीजिए विकल्प नंबर सी, मोहन सो गया है। तो मोहन सो गया, सोना रोना चलना। ठीक, सोना रोना चलना घिसना पिसना कुटना। ठीक, यह सारे शब्द क्या होते हैं, हमेशा उड़ना, यह सारे शब्द क्या होते हैं, हमेशा कर्मक क्रिया होते हैं। और यहाँ सोना शब्द आया, सोना सो जाना का मतलब हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, यह अकर्मक क्रिया का हो गया। बाकी यह तीनों उदाहरण किसके होते हैं, सकर्मक क्रिया के होते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे एक बात यह ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी। क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, 115 नंबर पे आते हैं। 115 नंबर पे हम जब आते हैं, कहा जाए कटाक्ष का अर्थ क्या होता है। कटाक्ष का अर्थ क्या होता है, टेढ़ी नजर, आक्षेप, गुस्सा या हमला। तो चलिए मित्र बताइए कि आक्षेप इसका अर्थ क्या हो जाता है, बताइए। कटाक्ष करने का अर्थ क्या होता है, जब किसी पर हम कोई आक्षेप लगाते हैं तो क्या कहलाता है, कटाक्ष कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कटाक्ष का अर्थ क्या हो जाएगा, आक्षेप हो जाएगा। टेढ़ी नजर रखना होगा नहीं, गुस्सा करना होगा नहीं। जब हम किसी को कुछ कहते हैं या किसी के ऊपर कुछ आक्षेप लगाते हैं तब उसे हम क्या कह देते हैं, कटाक्ष करना कह देते हैं। तब उसे हम क्या कह देते हैं, कटाक्ष करना कह देते हैं। तो यहाँ विकल्प 115 विकल्प नंबर भी एकदम राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मित्र। आगे चलते हैं, 116 में दिया गया कि प्रत्येक प्रश्न में 4 विभिन्न शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 शुद्ध लिखे गए हैं, एक अशुद्ध वर्तनी में लिखा गया। तो आप चलिए बताइए, साम्यता, अनु, नाम
और संधि। यह चार विकल्प दिए गए, चारों विकल्पों में से कौन सा शुद्ध है, कौन सा ऐसा शब्द है कि जो शुद्ध, क्या लिखा गया है, गलत वर्तनी अशुद्ध रूप में लिखा गया है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी देखना है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है, सबसे पहले कौन आया है, साम्यता। साम्यता, साम्यता नहीं, कोई अर्थ ही नहीं होता है। इसे अगर आप सौम्यता कहते हैं, क्या कहते हैं, सौम्यता कहते हैं, तब इसका अर्थ आता है। साम्यता कहते हैं, इसका अर्थ नहीं आता है। तो यह क्या हो जाएगा, साम्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साम्यता हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। तो चलिए, तो यहाँ विकल्प 116 विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एकदम राइट आंसर हो जाएगा मित्र, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 117 क्वेश्चन, 117 नंबर पे देखिएगा। 117 नंबर में भी क्या आपको दिया गया है, 117 नंबर में दिया गया वही गलत वर्तनी का चयन करना है। यजमान लिखा गया, राजनीतिक लिखा गया है, भविष्यत लिखा गया है, विधिवत लिखा गया है। देखिए यजमान तो सही है, भविष्यत भी सही है, विधिवत भी सही है, लेकिन राजनीतिक क्या है, गलत है। इसको शुद्ध रूप लिखने के लिए क्या लिखना होगा, राजनीतिक। राजनीतिक मतलब यहाँ जो छोटी की मात्रा लगी है वही क्या करना, कर देना, बड़ी कर देना, तो शुद्ध रूप हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर माना जाएगा। ठीक, तो 117 का क्या हो गया मित्र, बी सही हो गया। अब इसके बाद फिर हम अगले में आते हैं, 118 देखते हैं। 118 कहा गया, नीचे प्रश्नों के विकल्पों में मुहावरे के अर्थ दिए गए हैं, मुहावरे के अर्थ का सही विकल्प को चुने। हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चलिए बताइए। हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, विवाह करना होता है, हल्दी का रंग लगाना होता है, खून की कमी होना होता है, रसोई में काम करना होता है। ठीक, रसोई घर में काम करना होता है। तो दोस्तों 118 में पूछा गया कि हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, विवाह करना होता है, हल्दी का रंग लगाना होता है, खून की कमी होता है, रसोई घर में काम करना होता है। सीधी बात है, रसोई घर में काम करेंगे तो हल्दी उल्दी डालेंगे तो हाथ पीले होंगे, लेकिन यहाँ हाथ पीले करना इसका अर्थ तो हुआ नहीं, तो यह भी गलत हो गया। हल्दी का रंग लगाना, यह भी गलत है। हाथ पीले करने का अर्थ तो यह हुआ है रंग देना, या हल्दी का रंग लगाना मतलब पीले रंग से रंग देना। खून की कमी होना, यह तो बिल्कुल नहीं है। तो बच्चा आपके पास क्या, विवाह करना, विवाह करना वाला जो विकल्प है यह एकदम सही विकल्प है। हाथ पीले करना मतलब क्या हो गया, विवाह करना हो गया। क्या हो गया, विवाह करना हो गया। बात क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहाँ हाथ पीले करने के मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, विवाह करना हो गया। अब इसके बाद फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने आता है। कहा गया, नीचे दिए गए विकल्पों में मुहावरे का अर्थ है, सही अर्थ को चुनना है। तो मुहावरे का अर्थ जो होता है, मुहावरा क्या कहा गया, कलेजा मुंह को आना, मतलब क्या हो गया, भयभीत होना, कि बुरी हालत में मरना, चुगली करना, क्रोध को बढ़ावा देना। ठीक, क्रोध को बढ़ावा देना मतलब कि आग में घी डालने का काम करता है आदमी। बुरी बुरी हालत में मरना मतलब कि वह मतलब कि बहुत बेकार स्थिति रही तब उसकी मृत्यु हो गई। चुगली करना तो अलग बात हो गई। अब कल भयभीत होना बचा है, तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कलेजा मुंह पे आना, मुंह को आना मतलब क्या हो गया, भयभीत हो जाना। तो विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भयभीत होना, क्लियर है। देखिए मुहावरे में कोई नियम वम नहीं होते, तो यह जो सत्य जो इसका अर्थ देता रहेगा वही इसका मान लिया जाएगा। ठीक, और देखिए यह संधि होता है, संधि का तो अर्थ होता है, संधि में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम इसकी बात करते हैं, प्रतिधन अर्पण। प्रतिधन अर्पण संधि की संधि करने पर बनेगा, प्रति अर्पण होगा, प्रत्यर्पण होगा, प्रतिरूपण होगा, कि प्रत्यर्पण होगा। तो मित्र यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे कहा गया प्रतिधन अर्पण, क्या लिखा गया, प्रतिधन अर्पण लिखा गया। प्रति से क्या मिला है आपका, ई। ठीक, ई के बाद क्या आ जा रहा है, आ। तो ई का परिवर्तन किसके साथ होता है, या। लेकिन यह आ आने से यह पूरा लिख उठा होता है। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, प्रत्यर्पण हो जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा, प्रत्यर्पण। जब ई का या बनता रहे तो वहां हमेशा तुरंत आपको क्या बताना, या कौन सी संधि होगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक, कल वाले पेपर में हमने आपको इसका एक नियम बताया था। तो जो प्रत्यर्पण लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, प्रत्यर्पण।
तो सही संधि क्या होगी? प्रत्यर्पण। और संधि कौन सी होगी? यण संधि हो जाएगी। ठीक, कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। कल हमने आपको इसमें पूरा नियम बताया था, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो वही नियम यहाँ पर लगता है। जैसे कि यण संधि का एक सूत्र होता है जिसका नाम क्या होता है? इको यणच लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है मित्र? इको यणच लिखा जाता है। ई का क्या बन जाता है? ई का या। ऊ का क्या बन जाता है? हुआ। ठीक, हुआ। री का क्या बन जाता है? रा। और ली का क्या बन जाता है? ला। ठीक, तो जहां हम यहाँ पे इसकी कोई बात ही नहीं करते, या रा वा की बात कर देते हैं। तो यहाँ जो इको यणच होता है, इको यणच वाला नियम क्या, कहाँ सूत्र किसका है? यण संधि का है। तो इसमें प्रत्यर्पण में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। शुद्ध संधि पीछे दिया होगा। क्लियर है? अब इसके बाद 120 के बाद 121 पे आते हैं। अब देखिए मित्र, यहाँ पे लिखा गया उच्छ्वास। उत्धन श्वास की बात कर रहा है। उत्धन श्वास का संधि करने पर क्या बनेगा? देखिए हम भी करके आपको दिखा देते हैं। जैसे लिखा जाए उत्धन श्वास, क्या लिखा जाता है? उत्धन श्वास। ता के बाद क्या दिखाई दे रहा है? सा दिखाई दे रहा है। तो ता का परिवर्तन किसके साथ होता है? चा के साथ होता है। और सा का परिवर्तन किसके साथ होता है? छा के साथ होता है। जब हम दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? यह रूप बन जाता है। तो शब्द क्या बन जाएगा? उच्च, यहाँ हलंत लगा दीजिएगा, उच्छ्वास बन जाएगा। ठीक, तो इसके साथ भी हलंत आप लगा लीजिएगा। विकल्प नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस संधि में कौन सी संधि होती है, तो तुरंत आप क्या उत्तर देंगे? इस संधि में कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि का नियम यह कहता है कि ता के बाद क्या होगा? सा हो। तो ता के बाद सा हो तो ता का परिवर्तन चा के साथ, सा का परिवर्तन छा के साथ, दोनों मिला देते हैं तो यह रूप आएगा। ठीक, क्लियर है? अब जैसे कि इसी तरह अगर आपसे कहा जाए उत्श्रृंखल, ठीक, जैसे कहा जाए उत्धन श्रृंखल कहा जाए, तो श्रृंखल कहा जाए, तो इसमें भी यही नियम हो जाएगा। जहाँ पे क्या कहा जाएगा? उत्श्रृंखल कहा जाएगा। ठीक, उत्श्रृंखल हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? क्लियर है ना? इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में दिए गए वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ABCD छांटे। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो D है। तो देखिए इसमें पहला वाला विकल्प क्या दिया? बेटी। दूसरे वाले विकल्प में पराये का। तीसरे वाले विकल्प में धन होती है। ठीक, डी वाला कोई नहीं। अब इसको आप ऐसे ना छांटिएगा। हमेशा जब भी आपको छांटना रहे, इन सारे वाक्यों को एक क्रम में लिख लीजिएगा। बाकी ABCD तो यहाँ दिया गया है। सर पहला शब्द क्या है? बेटी। क्या लिखा गया है? बेटी। पराये का, पराये का धन होती है, धन होती है। बेटी पराये का क्या होती है? धन होती है। वाक्य सेट नहीं हो रहा है। अब आप यहाँ से गलती आराम से पकड़ सकते हैं। अब देखिए, बेटी पराये का धन होती है कि पराया धन होती है? ठीक, अब यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। अब इसको शुद्ध लिखने के लिए जहाँ हम शुद्ध बोलते हैं, कहा जाता है बेटी पराया धन होती है, पराया धन होती है। यह क्या हो गया? शुद्ध हो गया। हो गया ना? अब आप देखिए कि इस वक्त में कहाँ पे कौन सा अंतर आया? यहाँ पराया लिखा गया, यहाँ पराया लिखा गया, का लिखा गया, का नहीं है। तो विकल्प नंबर बी वाला एकदम सही हो जाएगा। पराय नहीं होगा, पराया होगा। क्या होगा? पराया हो जाएगा वहां पर। क्लियर है? तो विकल्प नंबर बी वाला एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप देख ले, विकल्प नंबर बी। उसके बाद 123 का देखिएगा, वही चीज यहाँ पे करना है। 123 में भी नेताओं का अपमान करना मूर्खता होगा। ठीक, कोई त्रुटि नहीं है। फिर वाक्य पूरा लिखे। कहा जाए नेताओं का, क्या लिखा जाए? नेताओं का अपमान करना, अपमान करना मूर्खता होगा। क्यों? मूर्खता होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा गया, क्या कहा गया? नेताओं का अपमान करना क्या होगा? मूर्खता होगा। ठीक, अब यहाँ पे भैया देखिए, अब वाक्य आप सही कर लीजिएगा। आप सही वाक्य लिखिए।
नेताओं का अपमान करना मूर्खता होगी। क्या होगी? मूर्खता होगी। ठीक। अब इसमें देखिए कौन क्या अशुद्ध है कि मूर्खता होगा लिखा गया, यही वाला क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, अर्थात विकल्प नंबर सी अशुद्ध हो गया। यहाँ होगी नहीं, यहाँ पर होगा होता तो सही हो जाता। तो यहाँ देखिए कि क्या होगा कि यहाँ मूर्खता होगी, होगा लिखा गया इसलिए गलत है, मूर्खता होगी इसलिए यह सही हो जाएगा। तो अर्थात विकल्प नंबर सी को एकदम आप राइट आंसर मान लीजिएगा। अब देखिए यह जब भी त्रुटि वाले वाक्य पूछे जाएं तो हमेशा ध्यान रखिएगा उस वाक्य को जो ABCD लिखा रहता है उसको एक वाक्य में लिख देना चाहिए। जब एक वाक्य में आप लिख देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक। 123 के बाद 124 पे चलते हैं। 124 से जब हम आते हैं तो वहां पे क्या मिलता है आपको कि इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रानी झांसी के एक पुत्र था। रानी जो झांसी की थी उनको एक पुत्र था। दत्तक पुत्र था, बड़ा पुत्र था, छोटा पुत्र था, त्याज्य पुत्र था। तो रानी झांसी की क्या था उनके पास? एक दत्तक पुत्र थे। तो सीधी सीधी बात है कि वहां पे आपको क्या लिखना होगा? यहाँ पर एक लिखना होगा दत्तक पुत्र था। ठीक। क्या लिखना होगा? दत्तक पुत्र, अर्थात या दत्ताक जो लिखा है या दत्तक होता है। ठीक। या विकल्प नंबर एकदम सही दत्तक पुत्र लिखिएगा। ठीक है। 124 का ए हो जाएगा सही। ठीक। अब इसके बाद 125 पे चलते हैं। 125 देखिए कि कहा गया नमित राष्ट्र ध्वज देखकर हो जाती है, खुशी हो जाती है, शंका में हो या अरुचि हो जाती है, घृणा हो जाती है। नमित राष्ट्र ध्वज देखकर गुस्सा हो जाती है? नहीं, तो क्या हो जाती है? खुशी हो जाती है, शंका हो जाती है, उसे अरुचि होती है, उसमें घृणा हो जाती है? नहीं भैया, नमित राष्ट्र ध्वज देख कर क्या हो जाती है? खुशी हो जाती है। ठीक। क्या हो जाती है? खुशी हो जाती है। नमित रात ध्वज देख कर क्या हो जाती है? खुशित हो जाती है, खुशी हो जाती है। ठीक। क्या हो जाती है? खुशी हो जाती है। क्या हो जाती है? खुशी हो जाती है। विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर हो। शंका तो कोई करेगा, अरुचि होगी नहीं, घृणा होगा नहीं। ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाता है? खुशी हो जाती है। बात क्लियर है? अब देखिए अनुच्छेद देखते हैं। लिखा गया कि शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग करना सिखाता है। वह शिक्षा मनुष्य को पाठ्यक्रम पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती है तो उससे क्या लाभ है? सहृदय सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दयी और चरित्रहीन है। ठीक। जो निर्दयी और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक खुशी नहीं बनाते जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। हमारे कुछ अधिकार और उत्तरदायित्व भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को उत्तरदायित्वों का अपना ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। ठीक। शिक्षा मनुष्य को क्या सिखाती है भैया? शिक्षा मनुष्य को क्या सिखाती है आप बताएंगे? शिक्षा मनुष्य को धन और यश करना सिखाती है, मन और शरीर का उचित प्रयोग करना सिखाती है, बलवान बनाती है, सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कराती है। शिक्षा मनुष्य को क्या करती है भैया? ध्यान रखिए, शिक्षा मनुष्य को मन और शरीर का उचित प्रयोग करना सिखाती है। किसका प्रयोग करना सिखाती है? मन। और देखिए यहाँ शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग करना सिखाती है। विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे मस्तिष्क लिखा गया, यहाँ मन लिखा गया। ठीक है। तो चलें, यहाँ बी वाला विकल्प एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 126 बाद 127 के देखते हैं। 127 देखते हैं। लिखा गया है फिर वही, वह शिक्षा व्यर्थ है जो केवल केवल अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के लिए हो, जो जन जन के हित के लिए हो, जो पाठ्य पुस्तकों को सन्निहित ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे, वह केवल धनार्जन करना सिखाए, वह शिक्षा व्यर्थ है। कौन सी शिक्षा व्यर्थ है? व्यर्थ की बात पूछा है यहाँ पर, तो कौन सी शिक्षा व्यर्थ है? तो अब आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी शिक्षा व्यर्थ है भैया, यह देखिएगा। तो जो केवल अभिनेता अभिनेत्रियों को शिक्षा देती है,
तो बताइए, फटाफट बताइए। तो देखिए, वह शिक्षा व्यर्थ होती है जो पाठ्य पुस्तकों के सन्निहित ज्ञान के अतिरिक्त गंभीर चिंतन न सिखाए। तो विकल्प नंबर क्या हो गया? सी एकदम राइट आंसर हो गया। पैराग्राफ में दिया गया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। तो बी सी वाला विकल्प एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला चलते हैं, 128 पे देखते हैं। 128 क्या हो जाता है? 128 कहता है, सहृदय सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से अच्छा है। किससे अच्छा है? उस स्नातक से अच्छा है जो निर्दयी और चरित्रहीन है। तो जो परोपकारी न हो, जो दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हो, जो निर्दयी और चरित्रहीन हो, जो सबके सामने अपना दुखड़ा न रोए। तो सीधी बात कहा गया ना कि हृदय सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दयी और चरित्रहीन है। ठीक, तो यह विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया हुआ स्पष्ट रूप से क्लियर है। अब आगे चलते हैं भैया। फिर देखिए, कहा गया कि 129, क्वेश्चन नंबर 129 देखिएगा। ऐसी शिक्षा से क्या लाभ जो मनुष्य को विनम्र बनाए, जो सुसंस्कृत सभ्य सच्चरित और अच्छे नागरिक न बना पाए, जो मनुष्य को केवल अधिकारों का ज्ञान न दे, जो हमें दूसरों की अपेक्षा अधिक ऊंचा उठाए। ऐसी शिक्षा से क्या लाभ है जो सुसंस्कृत सभ्य चरित्र सच्चरित एवं अच्छे नागरिक न बना पाए। सही बात है। ऐसी शिक्षा से हमें क्या मतलब है कि ऐसी शिक्षा देने से क्या लाभ ही है जो हमें सुसंस्कृत सभ्य सच्चरित और अच्छे नागरिक ना बना पाए। तो विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो 129 का क्या हो गया? बी वाला सही हो गया मित्र। अब इसके आगे चलते हैं, 130 पे देखते हैं। 130 का देखते हैं। तो 130 में देखिएगा, कहा गया कि शिक्षित व्यक्ति को उत्तरदायित्वों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति को उत्तरदायित्वों का भी उतना ध्यान रखना चाहिए जो जितना कि मित्रों की सहानुभूति प्राप्त करने का, जितना कि धनार्जन करने का, जितना कि अधिकार का, जितना कि स्वयं को खुशी बनाने का। तो अब आप बताइए कि इसमें से किसका ध्यान रखना चाहिए? तो भैया ध्यान रखिए कि जितना कि अधिकारों का, ठीक, जितना कि अधिकारों का विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 130 का सी, 130 का सी एकदम सही हो जाएगा। शिक्षित व्यक्ति को उत्तरदायित्व का उतना ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया ना, तो वही उत्तर यहाँ पर हो गया, जितना कि अधिकारों का। ठीक, 131 देखिएगा। 131 में कहा गया साधु का विपरीत लिंग क्या होगा था? साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साध्वी होगा, साधनी होगा, साध्वी होगा, साधुनी होगा। ठीक, तो चलिए, तो सीधी बात है, तो रट्टा मार वाली स्थिति पे है। साधु का विपरीत लिंग क्या हो जाएगा? साध्वी हो जाएगा। जैसे सन्यासी कहा जाता है ना, सन्यासी होता है, सन्यासी क्या हो जाता है? सन्यासिनी हो जाता है। क्या हो जाता है? सन्यासिनी हो जाता है। ठीक, जैसे लिख दिया जाए तपस्वी, तपस्वी का क्या हो जाता है? तपस्विनी हो जाता है। ठीक, अगर आपसे कह दिया ऋषि, ऋषि का क्या हो जाता है? ऋषिका हो जाता है। ऋषि क्या हो जाता है? ऋषिका हो जाता है। उसी तरीके से साधु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? साध्वी हो जाएगा। ठीक, तो विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर। लॉक कर दीजिए इसको। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 132 देखिएगा। 132 देखिए, संकल्प का विपरीत शब्द कौन सा होगा? किसका? संकल्प का विपरीत विपरार्थक शब्द, मतलब विपरार्थक शब्द मतलब क्या हो गया? विलोम शब्द। ठीक, संकल्प का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द क्या हो जाएगा? धनागम हो जाएगा, वैकल्पिक हो जाएगा। ठीक, धनागम होगा कि वैकल्पिक होगा कि विकल्प होगा कि इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे, संकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प के साथ चला जाएगा। ठीक, ठीक है, तो विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर। संकल्प मतलब क्या हो गया? विकल्प। वैकल्पिक मतलब क्या होता है? वैकल्पिक का अर्थ क्या होता है? अनिवार्य। ठीक, वैकल्पिक का अर्थ क्या होता है? अनिवार्य हो जाता है। धनागम का अर्थ क्या होता है? धन आने वाला होता है। बाकी इसके अलावा विकल्प से बचा हमारे पास क्या? सी। तो यह क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 132 का सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। लिखा गया, निम्न में से कौन सा कृदंत प्रत्यय है? मतलब कृदंत प्रत्यय का मतलब यह ध्यान रखिएगा, निम्न में से जो पूछा गया कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय मतलब क्रिया, क्रिया धातु के साथ आने वाले प्रत्यय को, आने वाले
प्रत्यय को क्या कहा जाता है? हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया धातु के साथ आने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो जैसे कि इसमें दिखा गया है ईय, एय, त्या, त्रि। ठीक, तो इसमें देखिए ई प्रत्यय क्या हो जाता है? क्रिया धातु के साथ लगती नहीं है, हमेशा संज्ञा के साथ लगती है। देखिए ई प्रत्यय भी संज्ञा के साथ, ये, त्या, ठीक, यह सारे प्रत्यय किसके साथ लगते हैं? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ लग जाते हैं। तो बच्चा आपके पास क्या प्रत्यय के लिए क्या बचा? त्रि। जो त्रि शब्द होता है, ती से जैसे तिरस्कार बना दिया जाता है, बहुत सारे शब्द बना दिए जाते हैं, तो त्रि प्रत्यय क्या हो जाता है? कृदंत प्रत्यय होता है, क्योंकि इससे क्रिया धातु का निर्माण किया जाता है। ठीक, तो विकल्प नंबर सी वाला एकदम सही कर लीजिएगा, सी और सॉरी विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 134 देखिएगा। 134 में क्या गया है, क्या आया है? 134 में देखिए बस वही फिर आ गया। अब जो अभी हमने चर्चा, कौन सा शब्द तद्धित प्रत्यय से नहीं बना है? नहीं बना है मतलब नहीं बना है। सैव है, उल्लेखनीय है, कि लौकिक है, कि मोहित है? तो चलिए भैया बताइए कि इसमें कौन सा कृदंत प्रत्यय से नहीं बना है? ठीक है, कृदंत मतलब तद्धित प्रत्यय नहीं लगा है, या उल्लेखनीय। ठीक, उल्लेखनीय में क्या हुआ है? इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया मित्र? कृदंत प्रत्यय का प्रयोग किया है। उल्लेख करना मतलब कि क्रिया के साथ, उल्लेख मतलब क्रिया हो गई। उल्लेखनीय अनीय आ गया ना, अनीय प्रत्यय क्या हो जाएगा? कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। बाकी बात मोह के साथ इत लगा है, लो लोक के साथ इक लगा है, सैव मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा, तो इसमें क्या हो गया? विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाए, उल्लेखनीय। ठीक, 134 का क्या हो गया? बी। उसके बाद भैया देखिए कि अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 135। 135 में क्या कहा गया? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अध्यूठा हो गया, विधवा हो गया, दुल्हन हो गया, तलाकशुदा। विधवा भैया देखिए, दुल्हन नई ब्याही हुई जो स्त्री होती हैं, नई ब्याही स्त्री को, ब्याही स्त्री को कहा जाता है दुल्हन। ठीक, विधवा जिसका पति क्या हो जाए? जिसका पति मर गया हो, उस औरत को क्या कहा जाएगा? उस स्त्री को क्या कहा जाएगा? विधवा कहा जाएगा। जो अपने पति या पत्नी को छोड़ दिया हो, दोनों कोई भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है। ठीक है, जो अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो, छोड़ दिया हो, उसे हम क्या कहेंगे? छोड़ दिया हो, दोनों जिंदा हो, दोनों जिंदा हो, छोड़ दिया हो, तो वह क्या हो जाएगा? तलाकशुदा हो जाएगा। तो भैया देखिए, तो तीनों का विकल्प इससे मिल नहीं रहा है। दूसरा विवाह करने के मतलब ही नहीं है, दूसरा विवाह करने का मतलब अड्यूठा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 135 का क्या हो गया भैया? ए सही हो गया। ठीक, चलें आगे। 136 क्वेश्चन देखिएगा। 136 में भी वही दिया है, जिसकी समानता प्रकट ना की जा सके उसे क्या कहेंगे? अतुल्य कहेंगे, अद्भुत कहेंगे, अनुपम कहेंगे, अजीब कहेंगे। जिसकी समानता न प्रकट की जा सके उसे हम क्या कहेंगे? चलिए फटाफट बताइए कि जिसकी समानता न प्रकट की जा सके उसे क्या कहा जाता है? जिसकी समानता न प्रकट की जा सके उसे हम क्या कहते हैं? जो अनुपम होता है उसे क्या कहा जाता है? जिसकी समानता न प्रकट किया। अतुल मतलब जिसकी तुलना, जिसकी तुलना न की जा सके, की जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? अतुल्य कहते हैं। अद्भुत मतलब जो आश्चर्यचकित घटना होती है, आश्चर्यजनक घटना को, जनक घटना को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? अद्भुत कहते हैं। अजीब मतलब अनोखा कार्य जो होता है, अनोखा कार्य क्या कहलाता है? अनोखा कार्य, यह क्या हो जाता है? अजीब हो जाता है। तो विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, अनुपम। जिसकी समानता न प्रकट की जा सके वह क्या हो जाएगा? अनुपम। ठीक, क्लियर। अब देखिए भैया, यहाँ पे एक आया है तरण, मतलब छोटी की मात्रा का अर्थ क्या हो जाता है? तैराक, नौका, सूर्य, नाविक। तो इसमें बताइए मित्र, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो जो तरण ही होता है, तरण का अर्थ क्या होता है? सूर्य।
ठीक। और यही तरण अगर तरणी कह दिया जाता तो इसका हो जाता नदी। ठीक, यही तरण अगर तरणी कह दिया जाता तो नदी हो जाता, लेकिन तरण शब्द लिखा गया तो इसका क्या हो जाएगा, सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तरणी मतलब क्या होता है, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? ये तो सीधी बात है, एक दो बार अपने यहाँ ही टेस्ट में पूछा गया है। अब उसके बाद लिखा गया पखारना। पखारना का अर्थ है क्या है, छूना, धोना, पूजना, सेवा करना। क्या है पखारना का अर्थ, क्या होता है मित्र? पखारना का अर्थ क्या होता है, छूना होता है, धोना होता है, पूजना होता है, सेवा करना। पखारना मतलब कपड़ा पखार रहे हैं, देसी भाषा में कहा पखारना कहा जाता है। पखारना मतलब क्या हो गया, धोना हो गया। ठीक, छूना मतलब कोई टच करने से लगा है, पूजना मतलब पूजा करने से, सेवा करना जैसे किसी की हम सेवा करते हैं। लेकिन जब पखारना करते पूछा गया किसी चीज को, जैसे कपड़े धुलना होता है, धुलना हम लोग कहते हैं ना, धुलना नहीं हुआ क्या कहलाता है, पखारना कहलाता है। पखारना, कपड़े पखारना होता है। ठीक है, तो वह पखारना मतलब क्या होता है, धोना शब्द का इसका अर्थ क्या होता है, धोना हो जाता है। अतः विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 138 के बाद 139 की बात करते हैं। 139 में लिखा गया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो विकल्प में लिखा गया 4, 7, 5, 3। तो भैया यहाँ पे यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। ठीक, यह सब के सब क्या हैं, गलत हैं। तो इसलिए जब आपके आपसे पूछा जाए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद की बात कही गई, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक, सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। एक होता है निजवाचक, और निजवाचक के पहले एक आ जाता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, वाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, और क्या आ जाता है अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। ठीक, फिर संबंधवाचक, क्या हो गया, संबंधवाचक। उसके बाद फिर क्या हो गया, प्रश्नवाचक। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। विकल्पों में कहीं 6 नहीं लिखा गया है। तो जिन लोगों ने इसमें से कुछ भी लगाया है तो अपना एक आंसर, जिनको मालूम था फिर भी ऑप्शन नहीं मिला तो कुछ ना कुछ लगा ही दिए होंगे, तो वो लोग अपना यह ध्यान रखेंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। नंबर 1 क्या हो गया, पुरुषवाचक। नंबर 2 क्या हो, निजवाचक। नंबर 3 निश्चयवाचक। नंबर 4 अनिश्चयवाचक। नंबर 5 संबंध। नंबर 6 प्रश्नवाचक। ये 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा अपना। ठीक, इसमें लिखा गया है कि कौन सा बेमेल एवं अशुद्ध है। पढ़ना, क्या लिखा गया, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। चलना, चलाना, चलवाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। चढ़ना, चढ़ाई करना, चढ़ाई होना। तो यही के क्लियर बात है, यह अशुद्ध है, यही सही हो जाएगा। बाकी चल, चलना, चला, चलाना, चलवाना। ठीक, पढ़, पढ़ा, पढ़ा, पढ़ाना, पढ़ावाना, पढ़ाना, पढ़वाना। ठीक, उड़, उड़ा, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, यह सही हो गया। लेकिन चढ़, चढ़ा, चढ़ से चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना लिखा जाता है तब यह शुरू हो। लेकिन चढ़ना कहा गया, चढ़ाई करना मतलब ही नहीं है। चढ़ाई करना या चढ़ाई होना दोनों का अर्थ नहीं थी। यही क्या अशुद्ध है, गलत भी है। ठीक, तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 141 देखिएगा। 141 में दिया गया कि कौन सा शुद्ध शब्द कौन सा है। लिखा गया आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। इसमें से ध्यान दीजिएगा कौन सा शुद्ध हो जाएगा, या हो जाएगा विच्छेद कर लीजिएगा। जैसे लिखा जाएगा आशी, आशीधनवाद। ठीक, तो अब यहाँ विसर्ग, विसर्ग पहले ही है, विसर्ग के बाद क्या आया, यार अलावा में आया। विसर्ग ने परिवर्तन किसके साथ किया, रा के साथ किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आशी शब्द लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वाद लिखा जाएगा। तो जब यहाँ पे लगा लगा रहेगा रा, या तो रा यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पे लगा देते हैं हम रा, तो रा यहाँ आ जाता है। तो जो आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद का जो शुद्ध रूप होता है वह यह होता आशीर्वाद हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा कौन सा गया, ए एकदम राइट आंसर। ठीक, 142 में देखिएगा। 142 में लिखा गया सिंह द्वार में समास है। तो कई बार पूछा भी गया ये प्रश्न,
सिंह द्वार में समास है, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है। तो मित्र यह ध्यान रखिएगा, सिंह द्वार की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ अव्यय लगा नहीं है, तो गलत हो गया। दोनों पदों में द्वंद्व भी नहीं, गलत है, और तीसरा अर्थ भी नहीं दे रहा है, तो यह भी गलत हो गया। बचा आपके पास क्या? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या कहता है कि जब हम कारक, तत्पुरुष समास जो 6 कारक चिन्हों को लेकर आता है, उन्हीं 6 कारक चिन्हों में एक सिंह द्वार हो जाता है, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अर्थात विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 142 का क्या हो जाएगा? डी। अगर अव्ययी भाव मतलब क्या हो जाए? जब पहला पद क्या होगा इसमें? पहला पद क्या हो जाएगा? अव्यय होगा, ठीक। अब इसमें पहला पद अव्यय दिखाई नहीं दे रहा है। द्वंद्व समास क्या हो जाता है? दोनों पद क्या हो जाते हैं? दोनों पद शब्द विलोम से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? शब्द विलोम से जुड़े होते हैं, ठीक। बहुव्रीहि समास कहता है कि हम तीसरा अर्थ देंगे, ठीक, तीसरा अर्थ देंगे। यह क्या कहता है? हमारा दूसरा पद प्रधान होगा। दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। और दूसरा पद जब प्रधान होगा तो वही पद क्या करेगा? वही पद ही क्या बना देगा? तत्पुरुष समास बनाएगा। और यह तत्पुरुष समास 6 कारक चिन्हों के साथ आता है, 6 कारक चिन्हों के साथ आता है, ठीक। तो सिंह द्वार मतलब सिंह का द्वार हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है? तत्पुरुष संबंध कारक तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया क्या? नीलोत्पल में कौन सा समास है? तो नीला, नीलोत्पल जब लिखा जाता है, नीलोत्पल, नीलोत्पल लिखा जाता है, विग्रह क्या होता है? नीला, नीला है जो उत्पल, है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल लिखा जाता है। अब नीला है जो उत्पल लिखा जाता है तो इसमें कौन सा समास हो जाता है? यह बताएंगे। बहुव्रीहि समास हो जाएगा, तीसरा अर्थ दे नहीं रहा, द्विगु समास भी नहीं होगा, कर्मधारय और तत्पुरुष में यही होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। और आंसर में इसमें तत्पुरुष समास लगाया गया, ठीक। जब हमारे पास विकल्प है तब हम क्या लगाएंगे इसे? तब हम इसे कर्मधारय लगाएंगे। अगर हमारे पास तत्पुरुष कर्मधारय का विकल्प न होता तब हम तत्पुरुष लगाते, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, इसका विकल्प नंबर सी कर लीजिएगा, आंसर में आपका डी साइज चुना गया है। तो आप नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल मतलब क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, जहां पहला पद क्या हो जाता है? विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। और अंतिम पद क्या होता है? विशेष होता है। जहां विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कह देते हैं। उसे क्या कह देते हैं हम? कर्मधारय समास कह देते हैं। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हुई मां? इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक की बातें हुई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो यह देखिए, विभत्स रस का है, भयानक का है, करुण का है, कि हास्य का है? तो देखिए, जैसे श्रृंगार रस लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? श्रृंगार लिखा जाता है। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति, ठीक। हास्य का क्या? हास्य का क्या होता है? हास होता है, ठीक। करुण का क्या हो जाता है? शोक हो जाता है, ठीक, शोक हो गया, ठीक है। वीर का क्या हो गया? उत्साह हो गया, ठीक। वीर का क्या हो गया? उत्साह। भयानक का क्या हो गया? भयानक का क्या हो जाता है? भय हो जाता है, ठीक। और उसके बाद फिर क्या हो जाता है? अद्भुत रस होता है, अद्भुत रस होता है। इसका क्या होता है? विस्मय हो जाता है, ठीक। और एक आता है कौन सा? विभत्स रस होता है, विभत्स रस। इसका स्थायी भाव क्या हो जाता है? जुगुप्सा होता है, ठीक। जुगुप्सा या घृणा से लगाया जाता है, ठीक। क्लियर है? तो कौन सा हो गया? जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या हो गया? किसका स्थायी भाव? विभत्स रस का है, ठीक। बाकी हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है? क्लियर है ना? यहाँ पर हमने यहाँ पे लिख दिया। भयानक का क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। करुण का क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा, ठीक। हास्य का क्या होगा? हास हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? 145, 145 में क्या कहा गया है कि अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ होगा, भिज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा, भिज्ञहीन होगा, ठीक। तो अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा? भिज्ञ हो जाएगा। इसमें आपको क्या नियम बताएं? तो कई बार पूछा भी गया है, ठीक।
या अभिज्ञ होगा नहीं, अभिज्ञ होगा नहीं, गलती तरीका भिज्ञहीन तो मतलब ही नहीं है। तो बच्चा आपके पास क्या डी भिज्ञ हो जाएगा, 145 का बी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे मूक का दिया गया है तो आप लोग अच्छे से जानते हो मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। मूक मतलब होता है शांत रहना, वाचाल मतलब क्या होता है ज्यादा बोलने वाला। अमुक होगा नहीं, चूक होगा नहीं, मुखहीन होगा नहीं। तो मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। मित्रों यहाँ ध्यान रखिएगा, मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ स्त्रीलिंग की बात हुई, किसकी बात हुई, स्त्रीलिंग की बात हुई। लिखा गया निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है। दही है, बर्फ है, संध्या है, पुल है। ठीक, दही खट्टा होता है, बर्फ पिघलता है, पिघलती है, संध्या होती है, पुल होता है। ठीक, तो अब ध्यान रखिएगा इसमें जो आपके यहाँ जो आया है इसमें कौन सा सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द संध्या होती है, होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला एकदम सही हो जाएगा। संध्या, संध्या क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक, बाकी बर्फ पुल्लिंग, दही पुल्लिंग, पुल पुल्लिंग। पुल बनता है, बर्फ होता है, जमाया जाता है, दही जमाया जाता है। ठीक, खट्टा होता है। तो या तो कई बार पूछा गया यहाँ जो संध्या शब्द लिखा गया ये एकदम राइट आंसर स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, 147 का क्या हो गया, सी सही हो गया। 148, क्वेश्चन नंबर 148 में क्या कहा है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, अद्भुत कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं, असंभव कहते हैं, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे भैया, उसे हम क्या कह देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम पहले कभी, अद्भुत मतलब क्या हो, आश्चर्य की घटना, अद्वितीय मतलब जिसका कोई कल्पना ही संभव ना हो, असंभव माने जो कभी संभव ही ना हो। ठीक, जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसे हम क्या कहें, अभूतपूर्व कहेंगे, अर्थात विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, सुरेश का सन विच्छेद क्या होगा भैया, सुरेश का सन विच्छेद क्या हो जाएगा, सुधन रेस हो जाएगा, सूर्यधन ईस हो जाएगा, सूर्यधन एस हो जाएगा, सूर्यधन ईस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सुरेश में एक की मात्रा आ रही, एक की मात्रा आने से कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी मित्रों। ठीक, अब इसमें विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर है। जैसे हमने आपसे लिख दिया सूर्य धन ईस लिखा, सूर्य धन ईस लिख दिया गया। रा से क्या मिला आपको, आ का मिल किससे करा रहे हैं, ए से, ए करते ही क्या हो जाएगा, ए। तो एक शब्द क्या बन जाएगा, सुरेश। क्या बन जाएगा, सुरेश। एक ही मात्रा यहाँ पर है। ठीक, एक ही मात्रा यहाँ पर है ना, तो इसमें कौन सी संधि, सुरेश, सुरेश में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक, 150 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन अनंत, अनंत का सन विच्छेद क्या हो जाएगा, अनधन अंत होगा, अनधन अंत होगा, आधन अंत होगा, अनंधनता होगा। तो मित्र ध्यान रखिएगा, अनधन अन हलन के साथ आएगा और अंत आएगा तो क्या हो जाएगा, यह ना का परिवर्तन किसके साथ हो जाएगा, ना के साथ ही चला जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर अंत को इसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह वाला विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। क्या होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक दोस्तों, अब यह रहा आज के नवे का हल रहा। तो इसी के साथ मित्रों आज की यह सॉल्व आपका हल पेपर समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको फिर से अगले नेक्स्ट 10वें टेस्ट सीरीज पर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को, साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।